बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं हर्षिता और आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके एनालिसिस के साथ समझेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को समझ आया या नहीं और कितने आंसर आप लोगों के सही हुए ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेट्रोकेमिकल सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत में कौन, ये जो ऑप्शंस है उसमें से पेट्रोकेमिकल केंद्र कौन नहीं है। तो यहाँ चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स होता क्या है। तो पेट्रोकेमिकल ऐसा केमिकल प्रोडक्ट होता है जो कि पेट्रोलियम से बनता है। कैसे? उसको पेट्रोलियम से रिफ़ाइन करके, जैसे कि सोप वगैरह, साबुन, डिटर्जेंट, ये सारे चीज़ें जो है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जैसे वैसलीन में पेट्रोलियम जेली लिखा होता है, तो ये सब जो है वो रिफ़ाइन करके। तो ऐसा सेंटर कौन नहीं है? तो अगर ऑप्शन देखें तो ये कोयाली, जामनगर, मैंगलोर, ये तीनों जो है वो एक पेट्रोकेमिकल केंद्र है। लेकिन जो ये राउरकेला है ये नहीं है। जो राउरकेला है वो क्या है? वो स्टील प्लांट है। वो स्टील प्लांट है जो सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, उसका ये स्टील प्लांट है। तो राउरकेला स्टील प्लांट के लिए फेमस है और बाकी जो सारे हैं वो पेट्रोकेमिकल सेंटर्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया डी। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। मतलब इसमें से जो दिया हुआ है दूसरा, यहाँ पे क्या है? दूसरा सबसे लंबा नदी पुल, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। तो अगर इसका आंसर देखें तो क्या होगा हमारा? महात्मा गांधी सेतु, ये हो गया सेकेंड लार्जेस्ट। और अगर हम फर्स्ट देखें सबसे बड़ा, तो वो क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु जो है वो हो जाएगा लॉन्गेस्ट। और कहाँ भूपेन हजारिका जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। और जो महात्मा गांधी सेतु है वो बिहार, पटना से नॉर्थ बिहार तक है, किस पे? गंगा रिवर पे। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम जूट मिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। जो जूट की मिलें हैं वो सबसे अधिक किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, हुगली बेसिन पे। हुगली नदी है, उस पे जो हुगली बेसिन बनाया गया है वहाँ पे सबसे अधिक जो जूट मिल्स हैं वो। और अगर हम पूरे ऐसे देखें तो सबसे अधिक जूट का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता है? बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश की भी जूट की मिलें जो थी वो भारत में ही आती थी, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत का ही पार्ट था। लेकिन डिवीज़न के बाद जब भारत और बांग्लादेश जब अलग हो गया, मतलब तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अधिक जो जूट मिल्स थी वो ज़्यादातर बांग्लादेश में चली गई। लेकिन अगर भारत में देखें तो सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में ही पाई जाती है, क्योंकि और हुगली बेसिन में फ्रेश वाटर, मतलब पवित्र पानी या साफ़ पानी मिल जाता है वहाँ, और जूट के लिए अधिक पानी और साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। तो हमारा आंसर हो गया वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉप्स दिए हुए हैं ये गेहूँ, धान, जौ, ग्राम, इसमें से हमें देखना है कि रबी क्रॉप क्या है। तो रबी कौन कौन से, मतलब रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप होता क्या है? तो अगर हम समझें तो रबी क्रॉप को हम लोग क्या कह सकते हैं? जो ठंड के सीज़न में लगाई जाती है, इसको विंटर क्रॉप्स, ठीक है, या कह सकते हैं, या ठंडी फसल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रबी क्रॉप्स। इसको नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और अप्रैल मई के आसपास इसको काटा जाता है। और इसमें क्या क्या, रबी क्रॉप्स में क्या क्या आता है? वीट आता है, बार्ली आता है, ग्राम आता है, फिर और भी अगर देखें तो मस्टर्ड है और बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो ये हो गया रबी क्रॉप्स। और
ये जो पैडी है मतलब जो धान है वो क्या है, वो खरीफ क्रॉप है, वो खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मतलब जो कि ज़्यादा बरसात के सीज़न में लगाते हैं, मतलब जून जुलाई के महीनों में लगाए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास इसे काट लिया जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, राइस या पैडी है, फिर गन्ना मेज है, फिर दाल है, अरहर दाल है, सोयाबीन है, कपास कॉटन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खरीफ क्रॉप्स में आती है। तो इन ऑप्शंस में क्या है, जो पैडी है मतलब धान जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम। तो ऑयल सिटी ऑफ असम मतलब असम का तेल शहर के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या है, दिग्बोई। ये जो है इसको ऑयल सिटी, ये कहाँ पड़ता है, ये जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट दिया है ये है, बोला जाता है दिग्बोई को, लेकिन ये एग्जैक्टली अगर देखें लोकेशन तो ये तिनसुकिया के आसपास है। तो और इसको क्यों कहा जाता है ऑयल सिटी, क्योंकि जो फर्स्ट ऑयल वेल है, फर्स्ट ऑयल वेल ऑफ एशिया वो यहीं पे बनाया गया था, मतलब यहीं पे इस्टेब्लिश, यहीं पे उसकी खुदाई ड्रिलिंग हुई थी, फर्स्ट ऑयल वेल ऑफ एशिया। एंड तो इसका आंसर हो गया दिग्बोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जिसको कहते हैं 2011, द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जिसमें हम लोग उसके जैसे कि हम लोग इन मॉर्टेलिटी रेट या वो सब नापते हैं, जिसमें उसको लिस्ट किया जाता है, उसे ही कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो इसमें कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP है उसके रिपोर्ट 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक क्या में स्थान क्या है, तो इसका आंसर है 134वां। उस समय 2011 की जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें 134वां कितने देशों में था, 187 कंट्रीज़ में 134 था। लेकिन अगर हम 2020 की बात कर रहे हैं तो क्या है हमारा, ये 131वां है, कितने में, 189 में। तो कुछ सुधार हुआ है, ठीक है। और अगर जैसा सवाल है उसके हिसाब से हमारा आंसर जो है वो 134वां है, क्योंकि 2011 के बारे में पूछा गया है। ये सेंसस वगैरह से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तेहरी डैम इज़ लोकेटेड। तेहरी डैम जो है वो, तेहरी बांध जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो उसका आंसर है उत्तराखंड। जो तेहरी डैम है वो भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। पिछली बार कन्फ्यूज़न हो गया था भागीरथी और गंगा में, ठीक है। गंगा को भी एक जगह पे जा कर के ही वो जब मिलती है भागीरथी तो वो उस गंगा के नाम से जानी जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो तेहरी डैम भागीरथी पे ही बनाया गया है, तो ठीक है। और ये उत्तराखंड में है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क इन इंडिया इज़ फेमस फॉर। जो कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में, सॉरी, ये कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए फेमस है, वो टाइगर के लिए, जो टाइगर मतलब कि बाघ के लिए फेमस है। और क्यों इसको कान्हा टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, ठीक है, KTAR, ओके। और अगर हम लायन का देखें तो गिर है, ठीक है, गिर नेशनल पार्क है। डियर का देखें तो क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर। और जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में है। और एलिफेंट की देखें तो क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो मैसूर कर्नाटका में है, ओके। तो कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस कॉर्न बेल्ट इज इन विच कंट्री। जो मकई पेटी कॉर्न बेल्ट जो है वो किस विश्व प्रसिद्ध है, वो किस देश में है, तो ये कहाँ है, USA में। क्यों इसको बोला जाता है कॉर्न बेल्ट या मकई पेटी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कॉर्न मतलब कि जो मकई की खेती है वो सबसे अधिक होती है।
उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक डोमिनेंट क्रॉप है, ठीक है। और ये एक मिड वेस्ट यूएसए में है। तो हो गया हमारा ये मकई पेटी कहाँ, यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडरिन इज़ द लैंग्वेज, जो मंदारिन लैंग्वेज है वो भाषा है वो किस कंट्री की है, तो ये चीन का भाषा है, चाइनीज़ भाषा है। तो वहाँ पे चाइनीज़ भी बोली जाती है और मंदारिन भी। और अगर हम साउथ कोरिया की देखें तो वहाँ कोरियन बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश, यूगोस्लाविया में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2-3 तरह के लैंग्वेज, एक मैकेडोनिया है, तो और भी कुछ 1-2 लैंग्वेज बोले जाते हैं। जैसे हमारे कंट्री में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो एक स्लोविन है, जो मंडारिन है वो कहाँ की है, चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया डज शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर। तो इंडिया जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, सबसे पहला नंबर इसमें आता है बांग्लादेश का, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है चाइना का, फिर आता है पाकिस्तान का, उसके बाद आता है नेपाल का, उसके बाद आता है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, उसके बाद आता है भूटान, उसके बाद सबसे अंत में आता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं, जो लैंड ऑफ मिडनाइट सन हम लोग देखें तो कहते हैं किसको, मतलब नॉर्वे, क्या, मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि। यहाँ क्या होता है नॉर्वे में कि कुछ समय के लिए, कुछ 76 डेज के आसपास, मई जून, मई और जुलाई के बीच में जो होता है वो सूर्य जो है वो कहता है कि ढलता ही नहीं है। यहाँ क्या होता है, सनराइज, सूर्योदय और सनसेट जो है वो एक साथ मिल जाता है। ये अब कैसे होता है, और ये नज़ारा तो वहाँ पे आर्कटिक रीजन के ही आसपास में देखा जा सकता है, लेकिन माना जाता है कि वहाँ सूर्य नहीं ढलता है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अंधेरा नहीं होता है वहाँ, ऐसा बोलते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। जो इसरो है, इसरो वो जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है भारत की, वो किस शहर में है, तो वो कहाँ है, वो बेंगलुरु में है। अब इसरो क्या है, इसरो जो है वो स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो वो क्या है, 1969 में खोज किया गया था, ताकि इंडिया का जो है वो स्पेस प्रोग्राम इंडिपेंडेंट, मतलब बाकी कंट्री से अलग हो सके, ये किसी पे निर्भर ना रहे, इसीलिए 1969 में इसरो का फाउंडेशन हुआ था और बेंगलुरु में हुआ था। ओके, बेंगलुरु एक तरह से आईटी हब भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गेटवे ऑफ लद्दाख। गेटवे ऑफ लद्दाख किसको माना जाता है, गेटवे ऑफ लद्दाख द्रास को माना जाता है। जो द्रास है वो कारगिल से कुछ दूर है, तो कहीं कहीं पे ऐसा भी लिख देता है कि कारगिल है, लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो द्रास ही है, जो वो एक ऊपर की हाइट पे, अल्टीट्यूड पे है, ऊंचे स्थान पे है, और उसी को लद्दाख का गेटवे, मतलब कि प्रवेश द्वार माना जाता है। वहीं से लद्दाख जो है वो शुरू होता है, ठीक है। लद्दाख अभी एक यूनियन टेरिटरी है, अभी तो जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, 2019 के बाद। तो इसका आंसर हमारा हो गया द्रास, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप। जो हरित क्रांति है तो वो मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है। ऐसे अगर हम देखें तो जो हरित क्रांति हुई थी वो क्यों हुआ था, वो 1960s में ये HYV जो हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड से क्रॉप बनाए जाते हैं, जिससे कि अधिक प्रोडक्शन होता है, वो उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को शुरू किया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। और ये मेजरली जो है वो राइस और वीट पे फोकस किया था, राइस और वीट पे, और इसमें पल्सेस वगैरह पे भी ध्यान दिया गया था।
और जो कि इसका क्योंकि उस समय भूखमरी और गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसको कम करने के लिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। लेकिन इसका सबसे अधिक जो इफ़ेक्ट पड़ा वो वीट पे पड़ा, ठीक है। राइस और वीट दोनों पे फोकस था, लेकिन सबसे अधिक जो प्रोडक्शन वो बढ़ा वो गेहूं का, और तब तक गेहूं जो है वो बहुत अधिक डिमांड में होता था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चंस यही तक है, 15 क्वेश्चंस हमारे हो गए। नेक्स्ट हम लोग आगे इस तरह के वीडियोस पे मिलेंगे। आई होप सबको समझ में आया है, एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स, ठीक है। थैंक